नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आर्बिट्रेशन क्या होता है और अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आए तो उसका जवाब कब देना चाहिए। आपके पास बैंक या एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड कंपनी से आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है और आप डर जाते हैं। बैंक वाले कहते हैं कि आप लोन भर दो, अपनी टोटल आउटस्टैंडिंग भर दो या फिर एटलीस्ट मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भर दो, नहीं तो आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं और कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और हम आपके घर का सारा सामान उठा कर ले जाएंगे या फिर आपका बैंक अकाउंट जो है उसको सीज कर देंगे। ये सब सुनकर आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब आपको डरने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डरते हैं, परेशान होते हैं इसलिए क्योंकि आपको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। जब आपको अपने सारे अधिकार का पता होगा फिर आपको डर लगेगा ही नहीं, आप परेशान होंगे ही नहीं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपको आपके अधिकार से अवगत कराती रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। आर्बिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में मध्यस्थता भी बोलते हैं, जिसका सीधा सा ये मतलब होता है कि अगर दो लोग, दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, एक तीसरा व्यक्ति उसको सुलझाता है, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और ये तीसरा व्यक्ति यानी कि आर्बिट्रेटर बिल्कुल भी निष्पक्ष होना चाहिए, जो दोनों पार्टीज या दोनों व्यक्तियों की बात को ध्यानपूर्वक सुने और अपना एक डिसीजन दे, जो दोनों पार्टीज या व्यक्ति द्वारा माना जाएगा। और ये सारा प्रोसेस कोर्ट में नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस कोर्ट के बाहर होता है। यानी कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। और यह जो आर्बिट्रेटर होता है वो किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट का जज नहीं होता। हाँ, रिटायर्ड जज हो सकता है, लेकिन जो रिटायर्ड जज हो जाते हैं उनको एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर अक्सर कोई एडवोकेट होते हैं, नहीं तो रिटायर्ड जज होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से लेते हैं तो आपको बोला जाता है कि यहाँ यहाँ पर आप साइन कर दो, और आप बिना सारा डॉक्यूमेंट पढ़े, बिना सब कुछ समझे साइन कर देते हैं। या फिर ऑनलाइन माध्यम से अगर लोन लेते हैं तो हर जगह टिक करते हैं, जैसे कि आपको एक परमिशन दी जाती है कि आप अलाउ करो, इसको अलाउ करके फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जाओ, तो आप उन जगह पर टिक करते हुए बढ़ जाते हैं। तो अक्सर बैंक या फिर एनबीएफसी आपसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर साइन करा लेती है। और आप जब भी लोन डिफॉल्ट करते हो, आपकी 3 से 4 ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तो बैंक या फिर एनबीएफसी से आपके द्वारा तरह तरह के नोटिस आने लगते हैं। मैं यहाँ आर्बिट्रेशन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये आपके पास आर्बिट्रेशन इन्वोक करने का नोटिस भेजते हैं या कोई भी लीगल नोटिस भेजते हैं जिसमें आर्बिट्रेशन को इनिशिएट करने का मेंशन होता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अपना पूरा आउटस्टैंडिंग नहीं भरते हैं तो हम आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। और अगर इस नोटिस के बाद फिर भी आप अपना आउटस्टैंडिंग नहीं भरते हो या आपकी जो ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई है उनको नहीं भरते हो, तो ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आपके पास आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आता है वो किस तरीके से आता है, ना तो आपको ये पता होता है कि कब हमें ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। तो जब आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसमें आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने का लिखा होता है और आप सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, अब हम क्या करें। तो अगर आपने आउटस्टैंडिंग नहीं पे करी है या आर्बिट्रेशन के नोटिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो इस कंडीशन में बैंक जो है वो आपके अगेंस्ट में एक्स पार्टी और आपके कंसेंट होते हुए एक्स पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड पास कर देती है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सबसे पहले लीगल नोटिस आता है कि अगर आप या अपना टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं पे करेंगे
तो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास नोटिस आता है उसमें यही होता है कि हम आर्बिट्रेशन, जो प्री आर्बिट्रेशन का होता है, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस का मीनिंग ये होता है कि हम आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को शुरू करते हुए 4 से 5 आर्बिट्रेटर के नाम आपको दे रहे हैं। इसमें से आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो और हमें अपना कंसेंट दो। अगर आप उस समय कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी आर्बिट्रेटर अगर अपॉइंट करके उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपकी कंसेंट है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने की। और उसमें से अगर आपने कोई नाम नहीं दिया होता है तो वो कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई हमें कब देना चाहिए। तो जब आर्बिट्रेशन का इनिशिएट करने का आपके पास नोटिस आता है, आप उस टाइम पे भी रिप्लाई कर सकते हो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को नहीं करने के लिए। अगर आपने तभी भी रिप्लाई नहीं दिया है तो जब प्री आर्बिट्रेशन का आपके पास नोटिस आता है, उसमें जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए आपको कहा जाता है, उस टाइम पे भी आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर के। और अगर आपने उस टाइम पे भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है तो आपके पास एक सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया गया होता है और उस आर्बिट्रेटर का उसमें नाम होता है। तो अब आप सोचते हैं कि हमने तो कुछ कंसेंट भी नहीं दिए हैं, हमने तो कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, बट फिर भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप अपने आर्बिट्रेशन का नोटिस का कोई रिप्लाई या फिर ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाता है कंसेंट आपकी है, इसलिए वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है और सोल आर्बिट्रेटर के आपके पास नोटिस आता है और उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप कंफ्यूजन ये आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्शन भी ले लेते हैं और उसके बावजूद भी जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी है वो बायस तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करती हैं। और आप ये सोचते हैं कि हमने तो ऑब्जेक्शन भी दे दिया है फिर भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है उसमें आपने ऑब्जेक्शन ले लिया है तो आपका जो राइट है उस राइट का अगर आपने यूज कर लिया है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है या आपने रिप्लाई कर दिया है अपने हैंड से, तो अगर वो बायस तरीके से भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करते हैं तो आप उसको कभी भी ना तो ज्वाइन करें, ना अपीयर हो और ना उसमें जाएं। क्योंकि अगर आप जाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को कंटेस्ट कर रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो कि हाँ हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, उस केस को कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने राइट का यूज करें। आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आए तो ऑब्जेक्शन लेकर के अपने राइट का यूज करके उस ऑब्जेक्शन को फाइल करके आप आर्बिट्रेशन को बंद भी करा सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है कि उनको पता होता है कि हमें आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन करना है, तो क्या ऑब्जेक्शन हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल आप खुद भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आपके पास किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी से कोई नोटिस आता है तो वो किसके द्वारा आता है, एक एडवोकेट के द्वारा ही आता है। कि आपको नहीं लगता कि अगर ये जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी है वो खुद से भी तो आपको मैसेज भेज करके, खुद अपने हैंड से भी आपको नोटिस भेज करके आपको उसके बारे में बता सकती हैं, बट ऐसा क्यों नहीं होता। क्यों एक एडवोकेट के थ्रू ही आपको नोटिस आता है। क्योंकि जो भी एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस आपके पास आता है वो लीगली आपके पास नोटिस होता है और उस लीगल नोटिस का रिप्लाई आपको लीगल तरीके से ही देना होता है। और लीगल तरीके से देने का मीनिंग होता है कि उसमें कुछ लीगल टर्म्स, लीगल लैंग्वेज होती है जो एक एडवोकेट अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करके ऑब्जेक्शन फाइल करता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के, किसी भी एडवोकेट जो आपके नियर बाय एडवोकेट है उनकी हेल्प लेकर के एक लीगल तरीके से ऑब्जेक्शन अगर फाइल करते हैं तो उसका जो अफेक्ट है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू आप अपने हैंड से भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भेज सकते, तो इसलिए आगे से आप अपने हैंड से ध्यान दे करके किस तरीके से ऑब्जेक्शन करना है उस तरीके से आप ऑब्जेक्शन करें। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।